भीष्म साहनी की एक कहानी है मैयादास की माड़ी। पहली नजर में देखें तो लगता है कि ये एक पुराने जर्जर हो चुके मकान की कहानी है और उसके एक अकेले मालिक की। लेकिन जब इसे गौर से पढ़ते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक मकान के गिरने की कहानी है या फिर एक पूरे युग के ढह जाने की? बिल्कुल। और ये सवाल ही मतलब इस कहानी का दिल है, क्योंकि वो माड़ी जो एक छोटा ऊंचा सा पुराना मकान है, वो सिर्फ ईंट गारे का ढांचा नहीं है। वो मायादास की पहचान है, उसका वजूद, उसका पूरा अतीत। और जब वो ढहती है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, एक इंसान अपनी जड़ों से उखड़ जाता है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि कैसे एक बेजान चीज, एक मकान, किसी इंसान की जिंदगी का केंद्र बन सकता है। और जब समाज बदलता है तो पुरानी चीजों और उनसे जुड़े लोगों का क्या होता है। चलिए मैयादास की दुनिया में चलते हैं। हाँ, और देखते हैं कि ये कहानी आज भी उतनी जरूरी क्यों है। शायद पहले से भी ज्यादा। तो कहानी के केंद्र में है मैयादास और उनकी माड़ी। मैयादास एक बूढ़े, मतलब लगभग भुला दिए गए इंसान हैं। हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता सिवाय इसके कि उनकी पूरी जिंदगी अपनी पुरखों की बनाई इस माड़ी के आसपास ही घूमती है। ये माड़ी उनके लिए क्या है? बस एक छत? नहीं, छत तो शायद वो तो आखिरी चीज है जो ये माड़ी उसे देती है। हाँ, क्योंकि वो तो खुद ही टपक रही है। बिल्कुल, वो तो खुद टपक रही है। ये माड़ी उसके लिए आप कह सकती हैं एक टाइम मशीन है। जब वो उसकी दीवारों को छूता है, उसकी सफाई करता है, तो वो अपने आज की गरीबी और अकेलेपन से निकलकर उस दौर में पहुंच जाता है। उस दौर में जब शायद उसके पुरखों की कोई इज्जत रही होगी, कोई रुतबा रहा होगा। अच्छा, तो ये माड़ी उसे किसी जमाने का आदमी होने का एहसास दिलाती है। हाँ, वही। ये किसी जमाने का आदमी होना दिलचस्प है। मतलब वो अपने वर्तमान में अपनी पहचान नहीं ढूंढ पा रहा, इसलिए अतीत में जी रहा है। माड़ी उसका एक तरह से एंकर है जो उसे उस गौरवशाली अतीत से जोड़े रखती है, भले ही वो अतीत अब सिर्फ ख्यालों में ही बचा हो। बिल्कुल। और ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जरूरत है। जब आपके पास आज में गर्व करने के लिए कुछ न हो, तो आप अतीत की निशानियों को और कसकर पकड़ लेते हैं। वो माणी उसके वर्तमान की लाचारी पर एक पर्दा है। जब तक माणी खड़ी है, तब तक मैयादास की इज्जत भी खड़ी है। कम से कम उसकी अपनी नजरों में तो है ही। मतलब वो उस माड़ी का मालिक नहीं, वो उसका आखिरी रखवाला है। हाँ, एक रखवाला, और एक रखवाली की तरह वो उसकी हिफाजत कर रहा है। लेकिन वो सिर्फ अपनी माड़ी की हिफाजत नहीं कर रहा, वो एक बदलती हुई दुनिया से खुद को भी बचाने की कोशिश कर रहा है। कहानी में ये जो नया जमाना आ रहा है, ये किस शक्ल में आता है? वो आता नहीं, ये चमचमाती कोठियों की शक्ल में। मैयादास की पुरानी टूटी फूटी माड़ी के चारों तरफ अमीर व्यापारियों और बाबुओं के नए घर बन रहे हैं। ये सिर्फ इमारतों का बनना नहीं है, ये एक पुरानी दुनिया पर नई दुनिया का कब्जा है। उसकी माड़ी उन नई इमारतों के बीच एक अजीब, बेमेल, एक भद्दी चीज की तरह। हाँ बिल्कुल, एक भद्दी चीज की तरह दिखने लगती है। और मुझे लगता है हर नई बनती हुई कोठी मैयादास को उसकी गरीबी और उसकी माड़ी के पुरानेपन का और ज्यादा एहसास कराती होगी। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव भी तो है। बहुत गहरा दबाव है। ये सिर्फ इमारतों का टकराव नहीं है, ये मूल्यों का टकराव है। नई दुनिया के मूल्य हैं पैसा, दिखावा, आधुनिकता। पुरानी दुनिया के मूल्य जिनका प्रतीक मैयादास है, वो है विरासत, जड़ें, सम्मान। नई दुनिया के लोगों के लिए मैयादास की माड़ी सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है, जिसकी कीमत लाखों में हो सकती है। हाँ, लाखों में। लेकिन मैयादास के लिए उसकी कीमत यादों में है, और यादें बेची नहीं जा सकती। आज के दौर में तो हम ये देखते हैं जिसे हम जेंट्रिफिकेशन कहते हैं। जब किसी पुराने इलाके में अमीर लोग आके बसने लगते हैं तो वहाँ की चीजें महंगी हो जाती हैं, इलाके का पूरा चरित्र बदल जाता है। और वहाँ के पुराने रहने वाले, जैसे मैयादास, वो उस नई दुनिया में फिट नहीं हो पाते, उन्हें हटना पड़ता है। तो आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा। ये कहानी क्लासिक जेंट्रिफिकेशन का उदाहरण है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैयादास हटने से इनकार कर देता है। वो अपनी जमीन पर, अपनी पहचान पर अड़ा हुआ है, और यही उसका संघर्ष बन जाता है। इसी संघर्ष के बीच उसे पड़ोसी सलाह भी देते हैं। वो कहते हैं, मैयादास, इस खंडर को बेच दो, पैसे मिलेंगे, नई कोठी बनवा लेना। अब ऊपर से देखने पर तो ये सलाह बहुत व्यवहारिक लगती है, हमदर्दी भरी लगती है। पर क्या ये वाकई हमदर्दी है? मुझे नहीं लगता।
मुझे तो ये सलाह अपने आप में एक तरह का ताना लगती है। वो असल में कह रहे हैं कि तुम्हारी ये माड़ी हमारी सुंदर कॉलोनी में एक दाग जैसी है, इसे यहां से हटाओ। उनकी सलाह में मोयादास की भलाई से ज्यादा अपनी आंखों की तकलीफ का इलाज छुपा है। वो उस बदसूरत अतीत से छुटकारा पाना चाहते हैं। और मायादास इस बात को समझता है। उसका जवाब क्या होता है? वो कहता है, ये मेरे बाप दादों की निशानी है, इसे कैसे छोड़ दूं? ये जिद सिर्फ भावनात्मक नहीं लगती, इसके पीछे गहरा डर भी छिपा है ना? बहुत गहरा डर। सोचिए, अगर वो माड़ी बेच दे तो क्या होगा? उसे पैसे मिलेंगे, शायद वो एक छोटा मोटा नया घर बना भी ले। लेकिन उसके बाद वो कौन होगा? सिर्फ एक बूढ़ा गरीब आदमी। उसकी पहचान का जो आखिरी स्तंभ है, माड़ी वाला मायादास का खिताब, वो उसे छिन जाएगा। वो जानता है कि माड़ी के बिना वो सिर्फ मायादास रह जाएगा, एक ऐसा नाम जिसका समाज में कोई वजूद नहीं। तो उसकी जिद असल में अपने अस्तित्व को बचाने की आखिरी लड़ाई है। मतलब माड़ी को बेचना अपने अतीत को, अपनी पूरी पहचान को बेचने जैसा है। और एक बार वो बिक गई तो वो पूरी तरह से खोखला हो जाएगा। वो जानता है कि उस पैसे से वो घर तो खरीद लेगा, लेकिन सम्मान नहीं खरीद पाएगा। ठीक यही बात है। और इसी वजह से समाज का रवैया उसके प्रति और भी कठोर हो जाता है। जब वो उनकी व्यावहारिक सलाह नहीं मानता तो वो उसे पागल और पिछड़ा हुआ समझने लगते हैं। कहानी में बच्चे उसकी माड़ी को अब भूत बंगला कहकर चिढ़ाते हैं। ये सिर्फ बच्चों का खेल नहीं है। नहीं, ये उस सामाजिक तिरस्कार की पहली परत है। हाँ, पहली परत। और ये तिरस्कार बढ़ता जाता है ना? अमीर लोग उसे कंगला समझते हैं, कोई उससे सीधे सीधे बात तक नहीं करता। वो एक अदृश्य इंसान की तरह हो जाता है, जैसे लोग या तो नजरअंदाज करते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं। इस अकेलेपन का उस पर क्या असर पड़ता होगा? ये उसे और ज्यादा अपनी माड़ी की तरफ धकेलता है। ये एक ऐसा चक्कर बन जाता है। समाज उसे जितना दुत्कारता है, वो उतना ही अपनी माड़ी के दीवानों में सिमटता जाता है। और वो जितना माड़ी से चिपका रहता है, समाज उसे उतना ही सनकी और दुनिया से कटावा मानता है। उसकी माड़ी उसके लिए एक किला भी है और एक कैदखाना भी। वो उसे बाहरी दुनिया के तानों से बचाती भी है, लेकिन साथ ही उसे समाज से पूरी तरह अलग भी कर देती है। ये बहुत दुखद स्थिति है। वो अपने आत्मसम्मान को बचाने की कोशिश में समाज से और भी दूर हो जाता है, अपनी ही बनाई हुई दुनिया में कैद, जहां सिर्फ वो है और उसकी जर्जर माड़ी की यादें। और फिर वो होता है जिसका डर था, कहानी का वो हिस्सा जहां तेज बारिश होती है। हाँ, वो कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा है। तेज बारिश हो रही है, छत से पानी टपक रहा है और मयादास अंदर टीन के डिब्बे रखकर उस पानी को इकट्ठा कर रहा है। वो अपनी माड़ी को बचाने की आखिरी एक हारी हुई कोशिश कर रहा है। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो जानता है कि माड़ी अब बचने वाली नहीं, फिर भी वो लगा हुआ है। और तभी अचानक छत का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गिरता है। वो खुद तो किसी तरह बच जाता है, लेकिन उस एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। सब कुछ। उसका रोते हुए कहना, अब मैं कहाँ जाऊं? ये माड़ी भी चली गई। ये सिर्फ एक घर खोने का दुख नहीं है, ये उसके अतीत, उसकी हैसियत, उसकी पहचान, सबके एक साथ मलबे में बदल जाने का दर्द है। वो एक झटके में बेघर भी हो जाता है और बेपहचान भी। जिस चीज ने उसे किसी जमाने का आदमी बनाया हुआ था, वो अब सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का ढेर है। एक और बात यहाँ गौर करने वाली है। माड़ी को किसी इंसान ने नहीं गिराया, किसी बिल्डर ने या पड़ोसी ने नहीं, उसे प्रकृति ने गिराया, बारिश ने। इसका क्या महत्व है? इसका बहुत गहरा सांकेतिक महत्व है। ये दिखाता है कि जिस पुरानी व्यवस्था और मूल्यों को मायादास बचाने की कोशिश कर रहा था, उनका अंत तो होना ही था। उसे कोई नहीं रोक सकता था। ये समय का चक्र है जो किसी के लिए नहीं रुकता। आप कितनी भी कोशिश कर लें, समय पुरानी चीजों को मिटाकर आगे बढ़ ही जाता है। माली का गिरना एक प्राकृतिक घटना की तरह दिखाया गया है, जैसे सर्दी के बाद गर्मी का आना। ये होना ही था। और इस हादसे के बाद लोगों का जो रवैया है, वो समाज की असलियत को और भी सामने ले आता है। लोग सहानुभूति दिखाते हैं, अफसोस जताते हैं, लेकिन कोई भी असल में उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। वो सहानुभूति पूरी तरह से खोखली है। वो बस एक सामाजिक औपचारिकता है। लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, और फिर अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। किसी को इस बात की परवाह नहीं कि अब इस बूढ़े आदमी का क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, क्या खाएगा। वो मलबा सिर्फ माड़ी का नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों का भी है। और फिर कहानी का जो अंत है, वो दिल दहला देता है।
कुछ दिनों बाद पता चलता है कि मायादास भी नहीं रहा। वो ठंड में रात भर उसी माड़ी के मलबे पर बैठा रहा और वहीं उसकी जान चली गई। उसने अपनी माणी को आखिरी सांस तक नहीं छोड़ा। वो उसी के साथ जिया और उसी के साथ मर गया। ये अंत बहुत प्रतीकात्मक है। ऐसा लगता है जैसे जब माड़ी गिरी, मायादास की आत्मा भी उसी पल मर गई थी। उसका शरीर तो बस कुछ दिन और चला। माड़ी के बिना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो मलबे पर नहीं बैठा था, वो अपनी पहचान की कब्र पर बैठा था। और समाज की प्रतिक्रिया, वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। लोग थोड़ी देर चुप रहते हैं, शायद एक दो आंसू भी बहाते हों, और फिर जिंदगी सामान्य हो जाती है। माड़ी का मलबा हटा दिया जाता है, जमीन साफ हो जाती है, और शायद कुछ ही दिनों में वहां एक नई कोठी की नींव भी रख दी जाती है। और इसी के साथ मायादास और उसकी माणी दोनों को पूरी तरह से मिटा दिया जाता है, जैसे वो कभी थे ही नहीं। समाज की याददाश्त बहुत छोटी होती है, खासकर जब बात गरीब और कमजोर लोगों की हो। उन्हें भुला देना बहुत आसान होता है। मायादास की कहानी सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्हें विकास और प्रगति की बड़ी बड़ी इमारतों के नीचे चुपचाप दफन कर दिया जाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद ये साफ है कि मायादास की माड़ी सिर्फ एक मकान की कहानी नहीं है। ये उस टकराव की कहानी है जो विरासत और विकास के बीच, अतीत और भविष्य के बीच, और व्यक्ति और समाज के बीच हमेशा चलता रहता है। बिल्कुल, ये कहानी दिखाती है कि प्रगति की अपनी एक कीमत होती है, और ये कीमत अक्सर मायादास जैसे लोग चुकाते हैं, जो बदलते वक्त के साथ खुद को बदल नहीं पाते या बदलना नहीं चाहते। समाज उन्हें एक टूटी हुई चीज की तरह मानकर पीछे छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। मायादास की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं है, वो एक पूरे युग, एक पूरी सोच के खत्म हो जाने का प्रतीक है। वो युग जिसमें जड़ों का, पुरखों की निशानियों का और अतीत का एक भावनात्मक मूल्य था। नए युग में हर चीज का मूल्य सिर्फ बाजार तय करता है। और ये कहानी आज के सुनने वालों के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। हम सब प्रगति चाहते हैं, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस दौड़ में हम अपनी जिंदगी में किन माड़ियों को पीछे छोड़ रहे हैं? वो हमारे पुराने घर हो सकते हैं, हमारे गांव हो सकते हैं, हमारे पुराने रिश्ते हो सकते हैं, या हमारी अपनी कुछ पुरानी आदतें और मूल्य भी। हमें ये सोचना होगा कि नई कोठियां बनाने की चाह में हम अपने अतीत के किन हिस्सों को, किन यादों को अनजाने में ही मलबे में तो नहीं बदल रहे हैं।